5 घंटे बीत गए। दोपहर के 3 बज गए, परंतु देवेन नागर बंगले से बाहर नहीं निकला। गनमैनों की वो दोनों कारें वैसे ही बाहर खड़ी थी। कभी कभार कोई गनमैन मुख्य गेट से निकलकर टहलता हुआ कार तक आ जाता था, कोई सिगरेट पीने लगता था। गनमैनों ने चुस्त काले कपड़े पहने हुए थे। गेट पर दरबान भी मौजूद था, जिसके कंधे पर राइफल थी। इतना वक्त बीत जाने पर भी देवराज चौहान को थकान नहीं हुई थी। उसकी नज़रें बंगले पर ही थी। ये सिलसिला अभी जाने कितने दिन चलना था, जबकि देवराज चौहान का इरादा काम को जल्दी निपटा देने का था। एकाएक उसे पुलिस कमिश्नर गाजी मोहम्मद की याद आ गई। उसकी कही बातों पर उसने गौर तो जरूर किया होगा, सोचा तो जरूर होगा। देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और गाजी मोहम्मद का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। बेल गई। 3-4 बार बेल जाने पर कॉल रिसीव की गई। हेलो। गाजी मोहम्मद की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी। बातें करने के दौरान देवराज चौहान की निगाह देवेन नगर के बंगले पर थी। कमिश्नर साहब, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। पहचाना मुझे? पहचाना। तुम देवराज चौहान हो। कल निकाह में कार में बैठकर बातें की थी। देवराज चौहान बोल पड़ा। गाजी मोहम्मद की आवाज़ नहीं आई। कल मैंने जो बातें कही वो पूरी तरह सच थी, देवराज चौहान ने कहा। 2 बातों की तो मैंने सत्यता जांच ली है। गाजी मोहम्मद का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। उस पेपर ग्लास पर से मैंने उंगलियों के निशान उठाए, राइफल पर से मिलने वाले निशानों से मिलाया गया। राइफल पर तुम्हारी ही उंगलियों के निशान थे। तुमने सही कहा था कि तुमने ही हाजी खान पर गोली चलाई थी। दूसरी बात, मैंने उस हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को अपने ऑफिस में बुलाया। आखिरकार उसे मानना ही पड़ा कि हॉस्पिटल में हाजी खान की लाश पहुंची थी। तभी उसे हाजी खान का फोन आ गया कि मरने वाला उसका डुप्लीकेट है। ये बात कोई जान न सके। पुलिस और प्रेस वालों को उसके हॉस्पिटल पहुंचने तक उस लाश से दूर रखो। सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि उसके सामने ही हाजी खान ने लाश के चेहरे से मास्क उतारा था और उसे हाजी खान ने ही कहा था रात को ही ये लाश किसी कब्रिस्तान में दफना देना और वह मुंह बंद रखे। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि हाजी खान इतना रसूखदार नेता है कि उसे उसकी बात माननी पड़ी। मेरी कही बाकी बातें भी चेक करो, वो भी सही निकलेंगी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। गाजी मोहम्मद का गंभीर स्वर सुनाई दिया। क्यों? कल मैंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया, परंतु बाद में जब मैंने तुम्हारी बातों पर सोचा और तुम्हारी ये 2 बातें सच निकली तो मुझे चिंता हो गई कि तुमने कहा था एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे बहुत कुछ करना होगा इस बारे में। तो मैं इसमें क्या कर सकता? कल तुम बोले, परंतु मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था। आज मेरे पास ढेरों सवाल है जो तुमसे पूछने हैं। मैं तुम्हारी बातों को फिर से सुनना चाहता हूँ। कल तुम्हारा कहा ध्यान से नहीं सुना मैंने कि तुम्हें गलत समझ रहा था और कुछ भतीजे की निकाह में जाने की जल्दी थी। तुम्हें मेरे से मिलना होगा। तुम हाजी खान को ख़त्म करना चाहते हो। इस काम में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। तो तुम्हें यकीन है कि हाजी खान हिंदुस्तान का देवेन नागर है? देवराज चौहान बोला। अभी कोई यकीन नहीं। तुम्हारी बातों से मैं उलझन में फंसा पड़ा हूँ कि क्या सच मानूं और क्या नहीं। जिस तरह तुम्हारी 2 बातें सच निकली है, उसे देखते हुए तुम पर पूरी तरह अविश्वास भी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ दोबारा से सुनना चाहता हूँ और कई बातें तस्दीक के लिए तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये बहुत ही गंभीर मामला है देश के लिए। तुम हाजी खान पर हाथ डालने की हिम्मत रखते हो? देवराज चौहान ने पूछा। शायद नहीं। उधर से गाजी मोहम्मद ने गहरी सांस ली। फिर क्या फ़ायदा हमारे मिलने? तुम्हारी सहायता तो कर सकता हूँ कि तुम हाजी खान को शूट कर सको। कबीर मलिक का साथ है उसे। जानता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि हाजी खान पर हाथ डालूंगा। मेरी इतनी औकात नहीं। तुम मुझसे मिलो कि हम कुछ बात कर सकें।
इस सारे मामले पर मैं अच्छी तरह यकीन कर लेना चाहता हूँ कि तुम सही हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो कमिश्नर। क्या मतलब? तुम जानते हो कि मैं चोरी से सीमा पार करके आया हिंदुस्तानी हूँ। तुम जानते हो कि मैंने ही हाजी खान पर फायर किया था। राइफल पर मेरी ही उंगलियों के निशान हैं। ये दो बातें काफ़ी है कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सको या शूट कर सको। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अब शायद इसी इरादे से मेरे से मिलना चाहते हो कि जब तुम्हारे पास आऊं तो 20 पुलिस वाले उसी वक्त मुझे घेर लें। बेहतर होगा कि तुम जो भी बात करना चाहते हो फ़ोन पर करो। ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है जिससे तुमने फ़ोन किया है। उधर से गाजी मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा। इस समय मेरा ही है। देवराज चौहान ने झूठ बोला। ये फ़ोन किसी से छीना था। तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया है। इस नंबर को सर्विस लांच पर लगाकर मैं आसानी से मालूम कर सकता हूँ कि तुम कहाँ हो। मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए थी पर बता दी। अगर मेरे मन में बेईमानी होती तो एक दो दिन में तुम्हारे इसी फ़ोन पर बात करता और तब तक पुलिस तुम तक पहुंच जाती। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह को मानते हो? अल्लाह भगवान एक ही के दो नाम हैं, देवराज चौहान ने कहा। तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमसे साफ मन से बात कर रहा हूँ। मेरे मन में चालाकी वाली कोई भी बात नहीं। मैं गंभीरता से उन बातों पर गौर कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे से मिलते हो, बात करते हो तो मुझे अपना दोस्त पाओगे। ये गाजी मोहम्मद के शब्द हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। तुमने रात को बताया, उनमें से दो बातों की तस्दीक कर ली है मैंने। इसी से तुम समझ सकते हो कि मैं इस मामले पर गंभीर हूँ। देवराज चौहान ने फ़ोन कान से लगाए रखा। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। मेरी बात सुन रहे हो ना देवराज चौहान? गाजी मोहम्मद की आवाज़ कानों में पड़ी। सुन रहा हूँ। मेरा भरोसा करो, मैं साफ मन से तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे साफ मन से मिला था रात को, पर तुमने तब बहुत बड़ी बात कही थी। मुझे सोचने का मौका नहीं मिला उस वक्त। बाद में मैंने सोचा। कहाँ मिलना चाहते हो? देवराज चौहान कह उठा। जहाँ तुम कहो। बिल्कुल अकेला आऊँगा बिना वर्दी के। इस्लामाबाद को मैं ज़्यादा नहीं जानता। तुम कहो कहाँ पर आऊँ? किनारी बाजार में मुस्तफ़ा रेस्टोरेंट आ जाओ। मैं 30 मिनट में वहाँ आ जाऊँगा। कैश काउंटर पर जो बैठा हो उससे मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हें मुझ तक पहुँचा। खुले में कमिश्नर, ऐसी जगह बताओ जो खुले में हो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मेरे साथ मेरे लोग भी होंगे तब, जो मुझ पर नज़र रख रहे होंगे। अगर तुम कोई चालाकी करो तो वो हरकत में आ सकें। ठीक है, अकबर रोड पर मौलाना पार्क है। मैं तुम्हें उस पार्क के बाहर खड़ा मिलूंगा। पार्क के सामने सड़क पर काफ़ी बड़ी मार्केट है जिसे मौलाना मार्केट कहते हैं। तुम आसानी से मुझ तक पहुंच जाओगे। कोई चालाकी मत करना कमिश्नर, वरना बहस में मत पड़ो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि गाजी मोहम्मद का भरोसा करो। पुलिस वाले बदनाम जरूर होते हैं, पर गाजी मोहम्मद न तो बदनाम है और न ही बेईमान। मैं 4 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। देवेंद्र नगर के बंगले से अभी तक कोई भी नहीं निकला था। सब कुछ पहले जैसा ही था। देवराज चौहान ने गाजी मोहम्मद के बारे में सोचा। रात जो उसे कहा था उसकी गंभीरता उसे समझ में आ गई थी। तभी तो उसकी उंगलियों के निशान मिलाए, हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट से बात की। अब वो उससे मिलना चाहता था। अगर गाजी मोहम्मद साफ मन से उससे मिलना चाहता था तो मिलने में फ़ायदा था। वो पुलिस कमिश्नर था और देवेंद्र नागर तक पहुंचने में, उसे ख़त्म करने में उसकी सहायता कर सकता था। अगर उसे भरोसा हो जाए कि हाजी खान हकीकत में देवेंद्र नागर है और हिंदुस्तानी है, ऐसे इंसान को कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देगा। अगर गाजी मोहम्मद किसी चालाकी के तहत उससे मिलने वाला है तो इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना खतरा तो उसे उठाना ही होगा। मार्शल के एजेंटों को अपने साथ रखने का कोई इरादा नहीं था। कासिम रहमान उन कामों में व्यस्त था
जो उसने दिए थे, नहीं तो कासिम रहमान को अवश्य साथ ले लेता। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और गाजी मोहम्मद से मिलने मौलाना मार्केट की तरफ चल पड़ा। देवराज चौहान ने मौलाना मार्केट में कार पार्क की और मार्केट के उस हिस्से की तरफ आ गया जहां से मौलाना पार्क स्पष्ट दिखाई देता था। सड़क पर सामने ही पार्क का गेट था और वहां पर गाजी मोहम्मद खड़ा दिखा। वो सादी कमीज पैंट पहने था। सूर्य की शाम की धूप उस पर पड़ रही थी। देवराज चौहान पास ही के रेस्टोरेंट में गया और शीशे की दीवार वाली वो सीट चुनी जहां से वो पार्क के बाहर खड़े गाजी मोहम्मद को देख सके। देवराज चौहान ने खाने के लिए चाउमीन मंगवा ली। खाने की खास इच्छा नहीं थी, परंतु वक्त भी तो बिताना था। बाद में कॉफ़ी मंगवाई और गुड़ भरा। गाजी मोहम्मद पार्क के गेट के पास टहलता, आते जाते वाहनों को देख रहा था। देवराज चौहान की निगाह उस पर थी। वक्त बीतता जा रहा था। 4:30 से ऊपर का वक्त हुआ तो उसने गाजी मोहम्मद को फ़ोन निकालकर नंबर मिलाते देखा। अगले ही पल उसका फ़ोन बज उठा तो गाजी मोहम्मद ने उसे फ़ोन किया था। फ़ोन बजता रहा। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव नहीं की। फ़ोन बजकर बंद हो गया। देवराज चौहान की निगाह गाजी मोहम्मद पर ही रही। 5:15 बजे उसने फिर फ़ोन किया। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव नहीं की, परंतु इसके साथ ही वो उठा, वेटर को बिल दिया और रेस्टोरेंट से बाहर आकर मार्केट में उधर उधर टहलने लगा। दरअसल वो ये देख रहा था कि गाजी मोहम्मद ने अपने पुलिस वाले सादे कपड़ों में सड़क के इस पार मार्केट में तो नहीं खड़े कर रखे, परंतु अच्छी तरह देखने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। 5:40 हुए। देवराज चौहान ने सड़क पार की और गाजी मोहम्मद के पास पहुंच गया। गाजी मोहम्मद ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, तसल्ली कर ली? किस बात की? ये कि मैं अकेला हूँ या नहीं? गाजी मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता था कि तुम सामने वाले मार्केट में हो और मुझे देख रहे हो। मैंने सही कहा ना? ठीक कहा। तुम्हारा कसूर नहीं। तुम्हारे लिए वक्त ही ऐसा है कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है। मैं हाजी खान को भी तुम्हारी खबर दे सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सच्चा पुलिस वाला हूँ, लेकिन सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मैं अपने देश का बुरा होते नहीं देख सकता, खास तौर से तब जबकि मेरे पास कोई जानकारी आ गई हो। गाजी मोहम्मद गंभीर था। वो जानकारी जो मैंने दी, देवराज चौहान बोला। हाँ, हाजी खान के बारे में ये जानकारी की। वो हिंदुस्तानी है, उसका नाम देवेन नागर है। तुम्हारी कही बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। अगर वो हिंदुस्तानी है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? देवेन नागर ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है, देवराज चौहान ने कहा। जासूसी एजेंसी के एजेंटों ने उसे पाकिस्तानी नागरिक के रूप में स्थापित करने में बहुत मेहनत की। फिर देवेन नागर राजनीतिक पार्टी में अपनी जगह बनाने में लग गया। पैसे की हिंदुस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं थी। पैसा पास हो तो पहिए तेज भागते हैं। खूब मेहनत करके उसने अपना मुकाम बनाया। तब इलेक्शन आ गया था तो पार्टी की तरफ से उसे टिकट दिया गया था, क्योंकि उसका पैसा बोल रहा था। किस्मत बढ़िया रही उसकी कि पहला इलेक्शन ही जीत गया, जबकि इलेक्शन में पैसा हिंदुस्तान का लगा था। देवेन नागर पाकिस्तान का नेता बन गया। इसके साथ ही उसने हिंदुस्तान से संबंध तोड़ने शुरू कर दिए। सत्ता का लालच उस पर हावी हो गया था, जबकि उसे हिंदुस्तान की जासूसी एजेंसी अपना एजेंट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्यों फिट करना चाहती थी? ताकि पाकिस्तान के नेताओं की सोच बदली जा सके। खामखा कश्मीर का मुद्दा गर्म रखकर पाकिस्तानी जनता को भड़काया न जाए, हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए। देवेन नागर ने इस तरह का बहुत काम करना था, परंतु हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर गया। अपने भले की, व्यक्तिगत भले की सोचने लगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है अगर हाजी खान हिंदुस्तानी है, गाजी मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा।
वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। यही तो चिंता की बात है। तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसकी पोल पट्टी खुल जाए। देवराज चौहान बोला। तुम इस बात को छोटा मत समझो। हाजी खान पाकिस्तान की राजनीति में कितना दमखम रखता है, ये बात मेरे से बेहतर तुम नहीं समझ सकते। सच बात तो यह है कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तुम साबित करो कि वो हिंदुस्तानी है। कैसे साबित करूं? अगर ये काम हो सकता होता तो तुम लोग ही कर देते। मुद्दा खड़ा कर दो, इससे ही हाजी खान की जड़ें हिल जाएंगी। मुद्दा खड़ा कर दूं? गाजी मोहम्मद ने गहरी सांस ली। तुम हालातों को नहीं समझ रहे। मैंने ऐसा कुछ करने की चेष्टा भी की तो 2 घंटे में मेरी लाश कहीं पड़ी होगी। कबीर मलिक और हाजी खान में बहुत पटती है। कबीर मलिक तो आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान में काम कर रहा है। कबीर मलिक हमेशा ही हाजी खान का साथ देता आया है। मुझे तो वे अपने जूतों से ही मसल देंगे। मैं उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं कुछ भी नहीं कर। तो फिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? देवराज चौहान ने पूछा। तुम मुझे पूरी बात फिर से बताओ। जो कुछ रात को कहा था और जो कहना रह गया था वो सब बताओ। क्या फायदा? तुम कुछ कर तो नहीं सकते। गाजी मोहम्मद देवराज चौहान को कुछ पल देखता रहा, फिर बोला। तुम मेरी बात को गलत समझे। मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ। स्वर गंभीर था। करवा सकते हो? हाँ, अगर मुझे भरोसा हो जाए कि वो सच में कोई हिंदुस्तानी है, हाजी खान नहीं। भरोसा कैसे होगा? देवराज चौहान की निगाह गाजी मोहम्मद पर थी। वो भी बता दूंगा। पहले तुम सब कुछ मुझे दोबारा से कहो। जहाँ कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ वक्त बर्बाद करने में क्या फ़ायदा? देवराज चौहान। गाजी मोहम्मद का स्वर कठोर हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि मैं शायद सच्चा पुलिस वाला नहीं हूँ, परंतु सच्चा पाकिस्तानी जरूर हूँ। ऐसा पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देगा। गाजी मोहम्मद को देखते देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तो कहीं बैठकर बात करें, गाजी मोहम्मद ने बेताबी से कहा। देवराज चौहान ने आसपास नजरें घुमाई। पार्क में चलते हैं, गाजी मोहम्मद बोला। पार्क में नहीं, सामने मार्केट में। मैं लोगों की भीड़ के पास रहना चाहता हूँ। तुम अभी भी इस बात का मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं तुमसे कोई धोखेबाजी करूँगा। मैं कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। मुझे कोई एतराज़ नहीं। बेशक मार्केट में चलो। दोनों सड़क पार करके मार्केट में पहुँचे। मार्केट के बीचों बीच फव्वारा लगा हुआ था, जिसके आसपास 2 फीट ऊंची गोल दीवार थी। वहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे थे। एक औरत पास खड़ी थी। लोग आ जा रहे थे। आसपास सजी सवरी दुकानें थी। दोनों उसी गोल दीवार पर बैठ गए। तुम्हारा परिवार है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। एक बेटा बेटी ब्याह चुका हूँ, गाजी मोहम्मद ने जवाब दिया। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। क्यों पूछा? परिवार वाले लोग खतरा उठाने से कतराते हैं, जबकि हाजी खान के मामले में खतरा ही खतरा है। इन बातों को छोड़ो, तुम मुझे अब सारी बात बताओ। मुझे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। आराम से बताओ। देवराज चौहान ने कल कही वो सब बातें फिर गाजी मोहम्मद के सामने दोहराई। जो कहना रह गया था वो भी कहा। गाजी मोहम्मद बीच बीच में सवाल पूछता जा रहा था। बातचीत लंबी रही कि अंधेरा छाने लगा था। दोनों को जैसे वक्त का होश ही नहीं रहा था। देवराज चौहान ने नाम बताए बिना आदिल वारसी के गद्दार होने, कबीर मलिक के आदमी जफर मुरादाबादी द्वारा सतर्क किए जाने, यानी कि हर वो बात बताई जो गाजी मोहम्मद को बता देनी चाहिए थी। गाजी मोहम्मद बहुत गंभीर नजर आ रहा था। जब देवराज चौहान ने अपनी बात समाप्त की, कई मिनट तक गाजी मोहम्मद खामोश रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली थी। कुछ रहा तो नहीं बताना? गाजी मोहम्मद ने काफ़ी देर के बाद होठ खोले। मैंने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी बातें बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं इन पर विश्वास कैसे करूं, ये सोचना तुम्हारा काम है।
तुम्हारे कह देने से तो मैं हाजी खान को हिंदुस्तानी मानने से रहा। वो अपना डुप्लीकेट रखता है। उसके दुश्मन बहुत हैं। सुरक्षा के नाते उसने ऐसा कर लिया तो बड़ी बात नहीं। एक डुप्लीकेट मारा गया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी गई। पुलिस को नहीं बताया। नेता ऐसे काम करते रहते हैं। तुम वो लाश नहीं देखना चाहोगे, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। तुम्हारी दो बातें सही निकली तो ये भी सही निकलेगी। तो ये सही क्यों नहीं कि हाजी खान का असली नाम देवेन नागर है, वो हिंदुस्तानी है। मैंने इस बात को गलत नहीं कहा। ये कहा है कि मैं इस बात पर कैसे भरोसा करूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम कहते हो कि वो देवेन नागर है और हिंदुस्तानी एजेंसी का जासूस था कभी, गाजी मोहम्मद बोला। हाँ, तुम्हें उसी जासूसी एजेंसी ने भेजा है कि तुम देवेन नागर और हाजी खान को खत्म कर दो। हाँ, हाजी खान का चेहरा देवेन नागर वाला ही है, बदला तो नहीं। चेहरा वो ही है। मुझे हिंदुस्तान में हाजी खान की देवेन नागर की तस्वीर दिखाई गई थी। हिंदुस्तान में देवेन नागर का परिवार भी होगा। हाँ है। वो शादीशुदा था। नहीं, उसने पाकिस्तान आने तक शादी नहीं की थी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, गाजी मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि हाजी खान हकीकत में देवेन नागर है, उसके पाकिस्तान आने से पहले की तस्वीरें दिखाओ। हिंदुस्तान से तुम आसानी से मंगवा सकते हो, किसी भी ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हो। देवेन नागर के अपने परिवार के साथ तस्वीरें, अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें, जहां वो काम करता था वहां कभी तस्वीरें ली गई हों। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे कैसी तस्वीरें चाहिए देवेन नागर की। समझ रहा हूँ। तुम्हारी ईमेल आईडी पर सीधे भिजवा दूँ, देवराज चौहान ने कहा। अपनी ईमेल आईडी बताओ। मेरी ईमेल आईडी पर हिंदुस्तान से कोई चीज़ आए ये ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसका इंतजाम मैं कर लूँगा। अगर तस्वीरें आ गई तो तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। अभी कुछ नहीं कह सकता, तस्वीरें देखने के बाद ही कुछ कहूँगा, गाजी मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा। अब मैं चलता हूँ, जब तस्वीरें आ जाए तो मुझे फ़ोन करना। इसके साथ ही गाजी मोहम्मद उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान वहीं बैठा रहा। गाजी मोहम्मद ने उसे देखा, फिर एक तरफ बढ़ता चला गया। वो नज़रों से ओझल हो गया तो देवराज चौहान भी उठा और उस तरफ बढ़ा जिधर कार खड़ी थी। नज़रें हर तरफ जा रही थी, परंतु खतरे वाली कोई बात नहीं दिखी। चलते चलते उसने मोबाइल निकाला और सलीम खान का नंबर मिलाया। 2-3 बार नंबर मिलाने पर बेल गई और उधर से तुरंत कॉल रिसीव की गई। हेलो, मैं मार्शल से बात करना चाहता हूँ अभी। कहो, मैं कहाँ पर आऊँ? मैं इस वक्त मौलाना मार्केट में हूँ। मौलाना मार्केट में? मैं इधर पास ही में रहता हूँ। 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचा। तुम भी मेरे पास आ सकते हो। तुम आ जाओ। मार्केट की पार्किंग में खड़ी कार के भीतर बैठा मिलूँगा। मुझे ढूंढ लेना, देवराज चौहान बोला। पहुँचा अभी। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। तब तक वह पार्किंग में आ पहुँचा था। सलीम खान 15 मिनट में आ पहुँचा था। साथ में वो फ़ोन भी लाया था जिसके द्वारा मार्शल को कॉल लगाई जा सकती थी। देवराज चौहान ने उस फ़ोन से मार्शल को फ़ोन किया, बात की, सारे हालात उसे समझाए। सलीम खान की ईमेल आईडी पहले से ही मार्शल के पास थी। मार्शल ने कहा कि वो जल्दी ही तस्वीरों का इंतजाम करता है। देवराज चौहान कासिम रहमान के घर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। कासिम रहमान घर पर ही था और अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। उसने देवराज चौहान को भी खाने के लिए पूछा तो देवराज चौहान ने कहा कुछ देर बाद खाएगा और ऊपर की मंजिल पर जा पहुंचा। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोया और कुर्सी पर बैठ गया। कमिश्नर गाजी मोहम्मद के साथ हुई बातचीत पर विचार करने लगा। गाजी मोहम्मद सही बंदा था, सीधी बात करने की आदत थी उसे। उसने ठीक कहा था कि अगर हाजी खान हिंदुस्तानी है तो उसकी हिंदुस्तान की तस्वीरें भी होगी। वो तस्वीरें उसे दिखाए, यानी कि गाजी मोहम्मद
अपनी तसल्ली करना चाहता था कि हाजी खान की हकीकत क्या है। कुछ देर बाद कासिम रहमान वहां आ पहुंचा। तुम कहाँ रहे इतनी देर तक? देवराज चौहान गाजी मोहम्मद के बारे में बताने लगा कि फिर ये सोचकर रुक गया कि हर बार दूसरे को बताने की जरूरत क्या है। जब काम हो जाएगा तो बता देगा। इस्लामाबाद घूमता रहा। देवराज चौहान ने कहा। घूमते रहे? तुम तो हाजी खान के बंगले के बाहर थे कि? वो 3 बजे तक नहीं निकला तो मैं वहाँ से चल पड़ा। देवराज चौहान बोला। इसका मतलब आज वो कहीं नहीं गया? 3 के बाद गया हो तो पता नहीं। तुमने आज दिन में क्या किया? देवराज चौहान ने पूछा। कासिम रहमान ने हाथ में थमी सीढ़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाजी खान की एक सीढ़ी का इंतजाम तो हुआ है, जिसमें एक जगह नेताओं के साथ हुई पार्टी में खाना खाया था। लगाओ इसे। कासिम रहमान ने सीढ़ी चला दी। देवराज चौहान की निगाह टीवी स्क्रीन पर जा टिकी। अन्य लोगों के साथ हाजी खान हाथ में प्लेट थामे खड़ा खाता हुआ बातें करता दिख रहा था। बीच बीच में वो कुछ कदम चलता और दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता। पूरे आधे घंटे की सीढ़ी थी। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े हाजी खान को देखे जा रहा था। होठ भी बिछ गए थे। अब कोई शक नहीं था कि देवेंद्र नगर उसका पहचाना हुआ है। उसके हाव भाव, चलने का ढंग देवराज चौहान को देखा वाला लगा, परंतु लाख सोचने पर भी ध्यान नहीं आया कि ये इंसान कौन है, इसे पहले कहाँ देखा है। सीढ़ी खत्म हो गई तो कासिम रहमान बोला। फिर चलाऊं? जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। देवेंद्र नागर जो भी है, इसे मैं जानता हूँ। कौन है ये? कासिम रहमान ने पूछा। अब कोई शक नहीं था कि देवेंद्र नागर उसका पहचाना हुआ है। उसके हाव भाव, चलने का ढंग देवराज चौहान को देखा वाला लगा, परंतु लाख सोचने पर भी ध्यान नहीं आया कि ये इंसान कौन है, इसे पहले कहाँ देखा है। सीढ़ी खत्म हो गई तो कासिम रहमान बोला। फिर चलाऊं? जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। देवेंद्र नागर जो भी है, इसे मैं जानता हूँ। कौन है ये? कासिम रहमान ने पूछा। यही याद नहीं आ रहा, परंतु इसके बातें करने, चलने, हाव भाव सब पहचाने हुए हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। इस इंसान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पर तुम तो कहते हो कि इस चेहरे वाले व्यक्ति को पहली बार देखा है, कासिम रहमान ने कहा। हाँ, देवराज चौहान ने कासिम रहमान को देखा। चेहरा बदला भी तो जा सकता है। तुम्हारा मतलब है कि हाजी खान ने चेहरा बदल रखा है? लगता तो ऐसा ही है। ये तो देवेंद्र नागर है। देवेंद्र नागर का चेहरा है ये। यही तो समझना है। अब आखिर बात क्या है? ये देवेंद्र नागर है या कोई और? कोई और कैसे हो सकता है? ये तो देवेंद्र नागर है। मार्शल से पूछ लो। देवराज चौहान ने कासिम रहमान को देखकर कहा। मार्शल कहता है कि ये देवेंद्र नागर है। हाँ, है भी, लेकिन इसके हाव भाव देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये कोई और है, देवेंद्र नागर नहीं। देवराज चौहान बोला। क्योंकि मैं इस इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ। इसके हाव भाव मेरी पुरानी पहचान वाले के हैं। पुरानी पहचान वाला देवेंद्र नागर भी तो हो सकता है। मार्शल के किसी एजेंट से मेरा वास्ता नहीं। मेरी पुरानी पहचान का कोई भी व्यक्ति होगा, वो ठीक नहीं होगा, गैर कानूनी काम करने वाला होगा। उसका मार्शल से कोई वास्ता नहीं होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अजीब बात है। तुम्हारा मतलब तो ये निकलता है कि देवेंद्र नागर नहीं है, कोई और है। यही मतलब है मेरा। तो देवेंद्र नागर कहाँ है? मालूम होता तो तुम्हें बता चुका होता। तुम ये भी नहीं बता रहे हो कि जो देवेंद्र नागर बना हुआ है वो कौन है। ये जो भी है, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। कुछ चुप रहकर कासिम रहमान बोला। मेरे ख्याल में तुम गलतफहमी के शिकार हो रहे हो। देवेंद्र नागर ही इस वक्त हाजी खान के रूप में है, और जब मुझे याद आएगा कि हकीकत में वो कौन है,
तो तुम्हें उसी वक्त बता दूंगा कासिम। ठीक है। कासिम रहमान ने देवराज चौहान को देखते हुए सिर हिलाया। तुम्हें यह बात मार्शल से डिस्कस करनी चाहिए। क्यों? मार्शल तुम्हें बेहतर बता सकता है कि वो कौन है। मार्शल उसे देवेन नागर मानता है और तुम कहते हो कि वो कोई और है। मार्शल से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये अब मेरा मामला है। जो भी हकीकत होगी देर सवेर में सामने आ जाएगी। कासिम रहमान ने उठते हुए कहा, खाना ले आता हूँ, 11 बज रहे हैं, या बाद में लाऊं? ले आओ। कासिम रहमान नीचे चला गया। तभी देवराज चौहान के दिमाग में ये बात आई कि देवेन नागर हरी हवेली में जाकर किसी कैदी से भी मिलता है। ये जानना महत्वपूर्ण था कि वो कैदी कौन है। देवेन नागर के लिए वो कैदी इतना जरूरी क्यों है कि सिर्फ उसी से मिलने जाए। जफर मुरादाबादी कहता है कि उसे कैदियों के बारे में कुछ नहीं पता। देवराज चौहान ने जफर मुरादाबादी से बात करने के लिए फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया। पहली बेल बजते ही उधर से फ़ोन कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो। जफर मुरादाबादी का स्वर कानों में पड़ा। कैसे हो दोस्त? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पलों की खामोशी के बाद जफर मुरादाबादी की आवाज़ कानों में पड़ी। ओ, तुम हो? नींद में थे? देवराज चौहान ने पूछा। सोने की तैयारी में था। कहो, कैसे याद किया? उस कैदी के बारे में पता किया जिससे हाजी खान मिलता रहता है। देवराज चौहान ने पूछा। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे कैदियों की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने सोचा शायद तुमने किसी तरह उसके बारे में मालूम कर लिया हो। नहीं कर सकता। ऐसा कुछ पूछना भी ठीक नहीं। बात कबीर मलिक के कानों तक जा सकती है। तुमसे मुझे कोई खास सहायता नहीं मिल रही। कैसी सहायता चाहते हो तुम? मुझे हरी हवेली के भीतर उस कैदी तक ले जाओ। देवराज चौहान ने कहा। यह संभव नहीं, मेरे बस से बाहर की बात है। उधर से जफर मुरादाबादी ने कहा। तुम मुझे हरी हवेली के भीतर नहीं पहुंचा सकते। मान लो मैंने पहुंचा भी दिया तो तुम यहाँ क्या कर लोगे? क्या करना चाहते हो? मैं उस कैदी तक पहुंचने की। तुम बेवकूफ़ की तरफ बातें कर रहे हो। ये असंभव बात है कि तुम हरी हवेली के भीतर पहुंचकर अपनी मनमानी कर सको। कबीर मलिक के नियम बहुत सख्त हैं। भीतर जगह जगह पहरा है। कैदियों तक वो ही पहुंच सकता है जिसे इजाज़त हो। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी सहायता कर दोगे। हरी हवेली में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तुम फंस जाओगे। ये बहुत खतरनाक जगह है। कुछ चुप रहकर देवराज चौहान बोला। तुमने बताया नहीं कि तुम कबीर मलिक से क्यों गद्दारी कर रहे हो? मत पूछो, बताने का कोई फायदा नहीं। किसी और तरह की सहायता चाहते हो तो कहो। उधर से जफर मुरादाबादी बोला। कबीर मलिक ठिकाने पर कब कब रहता है? उसका कुछ पता नहीं। कभी भी आता है, कभी भी चला जाता है। क्या वो कहीं पर कभी अकेला होता है? मेरे ख्याल में तो नहीं, पर अकेला होता होगा, जरूर होता होगा। तुम तो हाजी खान की मौत चाहते हो। कबीर मलिक के बारे में क्यों सोचने लगे दोस्त? जफर मुरादाबादी का स्वर कानों में पड़ा। कबीर मलिक हाथ में आ जाए तो हाजी खान पर आसानी से हाथ डाला जा सकता है। कबीर मलिक पर दबाव डालकर हाजी खान को कहीं पर भी बुलवाया जा सकता है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ये तो ठीक कहा तुमने। अगर ऐसा कोई मौका दिखा तो तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। बातचीत खत्म हो गई। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया। तभी कासिम रहमान खाना ले आया। सुबह 6 बजे सलीम खान का फ़ोन आया। मार्शल ने तस्वीरें भेज दी हैं। मैंने प्रिंट निकाल लिए हैं। तस्वीरें तसल्ली बख्श हैं। सलीम खान ने उधर से कहा। 2 घंटे बाद कहाँ मिलोगे? सलीम खान ने बताया कहाँ मिलेगा। इसके साथ ही बातचीत खत्म हो गई। देवराज चौहान 8 बजे सलीम खान से मिला। वो 9 तस्वीरें थी जो सलीम खान ने देवराज चौहान को दी। तस्वीरों में देवेन नागर अपने परिवार के लोगों में था। 2 तस्वीरें किसी शादी के प्रोग्राम की थी। 4 तस्वीरें एक लड़की के साथ थी। लड़की खूबसूरत थी और स्पष्ट लग रहा था कि प्यार मोहब्बत का चक्कर है।
एक तस्वीर तो आगरा के ताजमहल के सामने खड़े होकर खिंचवाई थी। तस्वीर में देवेंद्र नगर का वही चेहरा था जो अब था। तस्वीर वाला चेहरा 7 साल पहले का था और देवेंद्र नगर का चेहरा वक्त के साथ कुछ बड़ी उम्र का था। ये लड़की कौन है? देवराज चौहान ने सलीम खान से पूछा। लगती तो प्रेमिका है। सलीम खान जेब से फोन निकालता बोला। मार्शल ने कहा था कि तुमसे बात करा दूं। कहने के साथ ही सलीम खान ने नंबर मिलाकर फोन देवराज चौहान को थमा दिया। देवराज चौहान ने फोन कान से लगाया। उधर बेल गई। फिर मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। कहो सलीम। मैं हूँ, देवराज चौहान ने कहा। तस्वीरें मिल गई? उधर से मार्शल ने पूछा। अभी अभी मिली है, देवराज चौहान बोला। तस्वीरों में लड़की कौन है? वो लड़की नेहा है, देवेंद्र नगर की प्रेमिका थी। दोनों शादी करने वाले थे, परंतु अब नेहा की शादी हो चुकी है, क्योंकि देवेंद्र नगर ने पाकिस्तान जाने के बाद साल तक तो नेहा से फोन पर बात करता रहा, परंतु फिर नेहा को फोन करने बंद कर दिए। ये तस्वीरें देवेंद्र नगर के परिवार वालों ने दी है। अन्य 2 तस्वीरें किसी पार्टी की है। बाकी तस्वीरों में वो अपने परिवार के साथ है। मेरा ख्याल है कि जो काम तुम करना चाहते हो वो इन तस्वीरों से हो जाएगा। 11 बजे देवराज चौहान कमिश्नर गाजी मोहम्मद से उसी मौलाना मार्केट में मिला। तस्वीरें गाजी मोहम्मद को दी। बहुत तेजी दिखाई तस्वीरें मंगाने में। गाजी मोहम्मद तस्वीर देखते हुए कह उठा। देवराज चौहान खामोश रहा। ये तो हाजी खान की तस्वीरें हैं, कुछ साल पहले की तस्वीरें लग रही हैं, गाजी मोहम्मद बोला। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। कई बार उसने तस्वीरें देखी। अगर ये तस्वीरें सही हैं तो बहुत गंभीर बात है। सही हैं से तुम्हारा क्या मतलब? आजकल तस्वीरों के साथ हेराफेरी करना बहुत आसान हो गया है। तस्वीरें किसी की, चेहरा किसी का। इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, देवराज चौहान बोला। मैं इन्हें चेक कराऊंगा, पता चल जाएगा। अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लो। मेरी एक बात भी गलत निकले तो समझ लेना मैं पूरी तरह झूठा हूँ। उसके बाद देवराज चौहान वापस कासिम रहमान के घर नहीं गया। मार्केट में ही घूमता रहा, सोचता रहा। एक रेस्टोरेंट में लंच किया। पाकिस्तानी मसालों से भरपूर खाना बहुत स्वादिष्ट था। गाजी मोहम्मद ने कहा था कि 2 घंटों में तस्वीरों की सच्चाई पता कर लेगा और उसे फ़ोन करेगा, पर उसका फ़ोन शाम के 4 बजे आया, जब देवराज चौहान एक रेस्टोरेंट में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। तस्वीरें सही है, गाजी मोहम्मद के स्वर में गंभीरता और बेचैनी थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मौलाना मार्केट में ही हूँ मैं, आ जाओ, देवराज चौहान ने कहा। 1 घंटे बाद गाजी मोहम्मद आ गया। देवराज चौहान तब मार्केट की पार्किंग में था। गाजी मोहम्मद ने कार पार्क की तो देवराज चौहान कार के पीछे वाली सीट पर जा बैठा और बोला, अभी तक मेरी हर बात सही निकली जो मैंने तुमसे कही। गाजी मोहम्मद ने सिर घुमाकर पीछे बैठे देवराज चौहान को देखा। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मेरी निगाहों में हालात कितने गंभीर हो गए हैं, गाजी मोहम्मद बोला। मैं पहले से ही ये सब बातें जानता हूँ, तभी तो तुमसे मिला था कमिश्नर। जैसे कि तुम सारे हालातों को समझ गए हो, इसी तरह तुम प्रेस वालों को सब कुछ बताओ। एक बार ये बात प्रेस में आ गई तो। पागल मत बनो, गाजी मोहम्मद ने बेचैन स्वर में कहा। तब मेरी लाश कहीं पड़ी होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हो इन हालातों में? आज के अखबारों में ये छपा है कि प्रधानमंत्री इसी सप्ताह इस्तीफा दे सकते हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी का प्रबल दावेदार हाजी खान है। पार्टी भी उसे ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इस तरह तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अगर वो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा होने से रोकना होगा। क्या करोगे? कैसे रोकोगे? तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम हाजी खान को मारना चाहते हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साधु से तुम्हारा क्या मतलब है? इस तरह काम नहीं बनेगा। हाजी खान को खत्म करना आसान नहीं है और वक्त कम है। जैसे कि तुम कह रहे हो कि अगले सप्ताह वो प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री तो वो तब बनेगा
जब जिंदा रहेगा, गाजी मोहम्मद ने सख्त स्वर में कहा। क्या कहना चाहते हो? देवराज चौहान की निगाह गाजी मोहम्मद के चेहरे पर जा टिकी। मैं सोच रहा हूं कि हाजी खान को कैसे मारा जाएगा। कैसे? देवराज चौहान के होठों से निकला। उसका रास्ता देखा जाएगा कि वो अक्सर कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता है। ये बात चेक करने के बाद उस रास्ते की कोई जगह चुन ली जाएगी। वहां से उसकी कार पर रॉकेट लॉन्चर दागा जाएगा। गाजी मोहम्मद ने होठ भींच कर कहा। रॉकेट लॉन्चर देवराज चौहान के होठों से निकला। ये पक्का काम होगा। तुम्हारा मतलब है कि 20, 30, 40 फीट की दूरी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाएगा? क्यों नहीं? इसमें तो कई लोग मारे जाएंगे। देवराज चौहान कह उठा। यही करना होगा। इस तरह काम करना हमारी मजबूरी होगी। मैं नहीं चाहता कि हाजी खान बच निकले। एक ही हमला करके काम पूरा कर देना चाहता हूँ। वो बच गया तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। गाजी मोहम्मद का स्वर सख्त था। देवराज चौहान कुछ पलों तक गाजी मोहम्मद को देखता रहा। मेरी बात जची नहीं तुम्हें? तुमने एकाएक बहुत बड़ा सोच लिया है। मैं कुछ समझ नहीं। तुम्हें मेरी किस बात पर ऐतराज है? रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करने वाली बात पर। इससे काफ़ी लोग मारे जाएंगे। अगर मैंने ऐसा कुछ सोचा है तो कोई वजह होगी। जब तुमने तस्वीरें मुझे दिखाई तो मैंने तभी सोचना शुरू कर दिया था। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि हाजी खान की कार बुलेट प्रूफ है। गाजी मोहम्मद ने कहा। तुम्हें कैसे पता? पता है। पुलिस वालों को काफ़ी कुछ पता होता है जो दूसरे लोग नहीं जानते। बुलेट प्रूफ कार होने की वजह से तुम रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? हाँ, परंतु वो रॉकेट लॉन्चर वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा है। वो उससे आधा है। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने नई तरह का देसी रॉकेट लॉन्चर तैयार किया है जो कि 3 फीट लंबा है। उसके भीतर 1.5 फीट का नुकीला मिसाइल जैसा गोला भरा जाता है जिसकी नोक पर ऐसा सेंसर लगा होता है कि उसकी नोक किसी भी चीज़ से टकराए वो 1.5 फीट की बारूदी मिसाइल फट जाती है। समझो कि हवा में जाते पक्षी से भी टकराए तो फट जाएगी। उसकी नोक पर लगा सेंसर बहुत ही सेंसिटिव है। समझे ना? वो 1.5 फीट की छोटी सी मिसाइल कार से टकराते ही कार को उड़ा देगी। बुलेट प्रूफ कार को भी। क्यों नहीं? बुलेट प्रूफ कार पर कोई भी रॉकेट लॉन्चर बढ़िया ढंग से काम करेगा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। ये पक्का काम होगा। एक ही बार में हाजी खान खत्म हो जाएगा। अगर कार में उसका डुप्लीकेट हुआ तो? इस बात का तो अल्लाह मालिक है, लेकिन मैं इस काम को पूरा करवा दूंगा। गाजी मोहम्मद दृढ़ स्वर में बोला। तो इस तरह तुम हाजी खान को? मैं नहीं, तुम। क्या मतलब? इंतजाम मैं कराऊंगा, बंदे मैं दूंगा, लेकिन पैसा तुम्हें खर्च करना होगा। गाजी मोहम्मद ने कहा। कितना खर्चा होगा? पक्का नहीं कह सकता, पर मेरा ख्याल है कि 5 लाख में काम हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख? देवराज चौहान के होठों से निकला। सौदेबाजी करूं तो 3.5 लाख में भी काम हो जाएगा। गाजी मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा। पाकिस्तान में अनाज की कमी हो सकती है, परंतु बारूद और लोगों की कभी कमी नहीं होगी। कई संगठन यहाँ खड़े हो चुके हैं। सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई उन पर, तो अपने काम भी उन संगठनों से लेने लगी। वो संगठन सरकार का भी काम करते हैं और हर उस इंसान का काम करते हैं जो उन्हें पैसा देता है। छोड़ो इन बातों को। सारा काम तुमने कंट्रोल करना है। मैं पीछे रहूँगा। मैं इस तरह किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने से रोक दूंगा और तुम भी अपना काम पूरा कर लोगे। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मंजूर है तुम्हें मेरी बात? मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम आखिर मेरी सहायता कर रहे हो। देवराज चौहान ने कहा। पता नहीं कौन किसकी सहायता कर रहा है। असल बात तो यह है कि हम दोनों का मकसद एक है। गाजी मोहम्मद बोला। मैं पुलिस वाला हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस बात को हम दोनों के अलावा कोई और जाने। मैं फंसना नहीं चाहता। तुम्हारी ये बात भी मंजूर है, परंतु उन लोगों से तुमने बात करनी है जो रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल। उनसे तो मैं फ़ोन पर बात करके
सीधे तुम तक भेज दूंगा। वो मुझे नहीं जान पाएंगे। समझा। मेरा वादा है कि तुम्हारे बारे में कोई नहीं जान पाएगा। जब तक काम ना हो जाए तब तक इस योजना के बारे में कोई भी न जाने। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, उसे पूरा करना है। बात बाहर निकलती है तो खेल बिगड़ सकता है। सब कुछ हम दोनों के बीच रहेगा जब तक काम नहीं हो जाता, देवराज चौहान ने कहा। तो अब हम योजना पर बात कर लें कि तुमने कैसे कैसे काम करना है। दो लोग एक ही योजना पर बातचीत करें तो बेकार की बातें बाहर निकल जाती है, सिर्फ काम की बात बचती है और वही योजना कहलाती है। अगले 2 दिन देवराज चौहान बहुत व्यस्त रहा। सुबह 7 बजे कासिम रहमान के घर से निकल जाता और फिर वापसी का कुछ पता नहीं होता कि कब लौटेगा। देवराज चौहान ने हाजी खान पर नजर रखी। दोनों दिन वो संसद भवन गया था और दोनों बार एक ही रास्ते से गया था। उसकी कार बीच में होती और आगे पीछे गनमैनों की कार होती। एक गनमैन हाजी खान की कार में आगे की सीट पर बैठा होता। इस काम में देवराज चौहान ने कासिम रहमान की कार को इस्तेमाल किया था। कासिम रहमान से इतना ही कहा था कि वो देवेनागर पर नजर रख रहा है। देवराज चौहान जानता था कि उसे अच्छा मौका मिल रहा है देवेनगर को खत्म करने का। कमिश्नर गाजी मोहम्मद उसका साथ दे रहा था। सब इंतजाम वो ही कर रहा था। वो पुलिस वाला था और हर काम करने के तरीके जानता था। किन लोगों से काम लेना है ये बात भी वो बखूबी जानता था। देवराज चौहान ऐसे मौके को खोना नहीं चाहता था। दोनों दिन देवराज चौहान ने फोन पर गाजी मोहम्मद से बात की। तीसरे दिन शाम को गाजी मोहम्मद को फोन किया। हेलो। गाजी मोहम्मद की आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने 3 दिन देवेनागर पर नजर रखी। तीनों दिन वो संसद भवन गया और एक ही रास्ते से गया। देवराज चौहान ने कहा। उस रास्ते का कोई खास पॉइंट नोट किया? उधर से गाजी मोहम्मद ने पूछा। हाँ, एक चौराहा है, लाल बत्ती है वहाँ। आसपास 2, 3 और 4 मंजिला बिल्डिंग है। 2 मंजिला बिल्डिंग से काम किया जा सकता है। वो मुझे ठीक लगी। उसकी छत पर बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्ड लगे हैं। वो जंजर हो चुकी इमारत है, वहाँ कोई नहीं रहता। 4.5 लाख का इंतजाम करो, उसके बाद तुम उससे मिलोगे जो इस काम को अंजाम देगा। तो तुमने उनसे बात कर ली? हाँ, फोन पर की। उनके सामने मेरा नाम मत लेना, वो मुझे नहीं जानते। तुमने सिर्फ उनसे काम लेना है और उन्हें कहा है कि एक कार को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाना है। टारगेट हम देंगे, सब इंतजाम हमारे होंगे। रॉकेट लॉन्चर उनका होगा। वो आएंगे और कार का निशाना बनाकर वहाँ से चले जाएंगे। काम खत्म। समझ गया। तुमने उनसे पूरी तरह प्रोफेशनल होकर बात करनी है। ऐसा ही होगा। मैं पैसों का इंतजाम करने के बाद फ़ोन करता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। बेशक, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतजार रहेगा। देवराज चौहान ने सलीम खान को फ़ोन किया। मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। कब? जल्द से जल्द। मुझसे मिलो और ले लो, उधर से सलीम खान ने कहा। 1 घंटे बाद एक बस स्टॉप पर देवराज चौहान सलीम खान से मिला। अंधेरा हो चुका था। सलीम खान के हाथ छोटा सा कपड़े का थैला था। भीतर कुछ पड़ा महसूस हो रहा था। उसने थैला देवराज चौहान को दिया। क्या कर रहे हो तुम? सलीम खान ने पूछा। कल बताऊंगा। मैंने नोट किया है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझसे कोई भी बात साफ साफ नहीं कर। गलत मत समझो, ये मेरा काम है, मुझे ही करने दो। वैसे इस बारे में तुमसे कल बात करूंगा। सलीम खान चला गया तो देवराज चौहान ने गाजी मोहम्मद को फ़ोन किया। पैसे का इंतजाम हो गया है, देवराज चौहान ने कहा। मीटिंग की कोई जगह बताओ। उन लोगों से तुम कहाँ मिलना पसंद करोगे? तुम कहो। कहाँ मिलूं? मेरे ख्याल में उसी चौराहे के पास मिलो जहाँ काम किया जाना है। वो जगह उन्हें दिखा भी देना। वो मलखान चौराहा है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी फ़ोन करता हूँ। इसके साथ ही गाजी मोहम्मद ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान फ़ोन हाथ में थामे खड़ा रहा। दूसरे हाथ में 5 लाख से भरा थैला था। 15 मिनट बाद गाजी मोहम्मद का फ़ोन आया।
मेरी बात हुई उनसे। कल उन्होंने काम करना है ना? गाजी मोहम्मद ने पूछा। अगर देवेनागर संसद भवन जाता है तो काम कर दिया जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। मैंने भी यही बात सोची थी। सुनो, वो लोग तुम्हें मलखान चौराहे पर उस 2 मंजिला बिल्डिंग के नीचे मिलेंगे जो कि खाली है। वो उस खाली इमारत को जानते हैं। सुबह 8 बजे का वक्त फिक्स हुआ है। मिलने पर उन्हें 4.5 लाख दे देना और आगे की बात कर लेना। समझ गया, देवराज चौहान ने कहा। कोई समस्या आए तो मुझे फ़ोन कर लेना। वो लोग मुझे या मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? वो अपना सामान लेकर आएंगे। मेरे ख्याल में तुम उन्हें पहचान लोगे, उधर से गाजी मोहम्मद ने कहा। उनकी संख्या कितनी होगी? पता नहीं, इस बारे में बात करना पूछना ठीक नहीं था। बातचीत खत्म हो गई। सोचों में डूबा देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर फुटपाथ पर बैठ गया। उसके दिमाग में आने वाले दिन के हालात दौड़ रहे थे कि काम को कैसे किया जाएगा। सब कुछ सोचा, सब ठीक था। सिर्फ एक कमी लगी तो उसने सलीम खान को फ़ोन किया। तुरंत बात भी हो गई। कल तुम्हारे लिए एक काम है, देवराज चौहान ने कहा। कहो। सुबह 7:30 बजे देवेनगर के बंगले के बाहर पहुंचो तो मुझे पहुंचने की खबर कर देना। मैं ऐसा ही करूंगा। देवराज चौहान ने बात समाप्त करके टैक्सी तलाश की और कासिम रहमान के घर पहुंचा। कासिम रहमान घर पर नहीं था। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, नोटों का थैला टेबल पर रखा और 5 लाख में से 50,000 निकालकर अलग कर दिए। उसके बाद कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर पहले की रखी बोतल उठाई और गिलास तैयार करके कुर्सी पर बैठा और कल अमल में लाई जाने वाली योजना पर गौर करने लगा। 9 बजे कासिम रहमान आ पहुंचा। आजकल तुम बहुत व्यस्त हो गए हो, वो सामने की कुर्सी पर आ बैठा। देवेनगर पर नजर रख रहा हूँ। कोई नई बात? सब कुछ वही है। वो अपने बंगले से पैक होकर निकलता है। वो अपने बंगले से पैक होकर निकलता है, देवराज चौहान ने कहा। पता चला उसकी कार बुलेट प्रूफ है। ये नई बात नहीं है। मार्शल उसकी जान लेना चाहता है तो वो अपनी सुरक्षा के बारे में जरूर सोचेगा। कहने के साथ ही कासिम रहमान कुर्सी से उठा और टेबल पर रखे थैले के पास पहुंचा। उसके भीतर जाका ये नोट उसने देवराज चौहान को देखा। मार्शल के एजेंट से लिए हैं, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? वो वापस कुर्सी पर आ बैठा। जरूरत है तो कुछ कर रहे हो, तभी तुम्हें नोटों की जरूरत पड़ी। बताओ मुझे कि क्या कर? अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, देवराज चौहान मुस्कुराया। कुछ नहीं कर रहे? नहीं। कासिम रहमान देवराज चौहान को गंभीर निगाहों से देखता बोला। तुम अब मुझसे भी बातें छिपाने लगे। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। स्वर में नाराजगी के भाव थे। मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा। अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। कल शाम को इस बारे में तुमसे बात करूँगा। कुछ भी करने से पहले मुझसे सलाह जरूर ले लेना। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत काम करके देवेनागर या कबीर मलिक के जाल में फंस जाओ और मार्शल फिर किसी नए एजेंट को भेजे। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब खत्म हो जाए। तुम देवेनागर को मार दो। देवराज चौहान सुबह 7 बजे कासिम रहमान के घर से निकल आया था। कासिम रहमान की कार उसने ले ली थी। मलखान चौराहे तक पहुंचने में उसे 30-35 मिनट लगने थे। 8 बजे कमिश्नर के भेजे उन लोगों से यहाँ मिलना था जिन्होंने काम करना था। अभी आधा रास्ता तय किया था कि सलीम खान का फोन आ गया। तुम कहाँ हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाजी खान के बंगले के बाहर पहुंच गया हूँ। ठीक है, अगर हाजी खान बाहर निकलता है तो उसका पीछा करना और मुझे बता देना कि वो किस किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों में वो हर रोज सुबह 9:30 बजे निकलकर संसद भवन जा रहा है। हो सकता है आज भी वो उधर जाए या न जाए। सब कुछ मुझे पता चलते रहना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। समझ गया, पर तुम किस चक्कर में हो? मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतजार रहेगा, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। 7:45 बजे देवराज चौहान
मलखान चौराहे पर पहुंचा और कार को एक जगह पार्क किया और नोटों का थैला पकड़े उस 2 मंजिला इमारत के नीचे आ पहुंचा, जो कि खाली थी, पुरानी थी, कई जगह से टूटी फूटी नजर आ रही थी। चौराहे के चारों सड़कों पर से ट्रैफिक निकल रहा था। ये व्यस्त चौराहा था, पैदल लोगों का भी आना जाना था, साइकिल पर भी लोग अपने कामों पर आते जाते दिख रहे थे। चौराहे पर लाल बत्ती लगी थी। 5 मिनट ही बीते थे कि 2 लोग देवराज चौहान को दिखे, जो कि उसी इमारत के पास आते जा रहे थे। दोनों के हाथों में थैले थे, जो कि भारी लग रहे थे। थैले 4 फीट के करीब काफी बड़े थे। दोनों भी उसी इमारत के फुटपाथ पर पहुंचे और वहीं रुककर थैले नीचे रखे। उन्होंने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। एक 25 साल का युवक था, दूसरा 30 के करीब था। दोनों के चेहरों पर दाढ़ी थी और वे पठानी सूट कमीज सलवार पहने थे। दोनों के कद लंबे थे, वे पतले थे। 2-3 बार नजरें मिली। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि ये वे ही लोग हैं जिनके लिए वो यहाँ पहुँचा है। मिनट भर बीता कि देवराज चौहान उनके पास जा पहुँचा। क्या मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ? देवराज चौहान ने पूछा। किसी का इंतजार कर रहे हो तो वो हम हो सकते हैं। कितने बजे का वक्त था मिलने का? 8 बजे का। किसी कार का निशाना लेना है? वही व्यक्ति बोला। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मैं समझ गया कि वो तुम लोग ही हो। हमें भी समझाओ कि हम सही आदमी से मिल रहे हैं। कैसे समझाऊं? नोट देकर। देवराज चौहान ने हाथ में थमा थैला उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें है नोट। दूसरे ने नोट का थैला थामते हुए पूछा। 4.5 लाख पूरे हैं, गिन लो। पहले वाले ने अपने साथी से कहा। तुम कार में जाओ, नोटों को गिन लेना। यहाँ से निकलने के लिए कार हर वक्त तैयार रखना। दूसरे ने बड़ा वाला थैला नीचे रखा और नोटों वाला थैला लिए वहां से चला गया। अब काम के बारे में बात करो, पहले वाले ने देवराज चौहान से कहा। तुम अकेले काम करोगे? ये काम अकेले का ही है। इसी खाली इमारत की छत पर चलना है। मेरे साथी वाला थैला उठा लो। रास्ता किधर से है ऊपर जाने के लिए? उधर से। देवराज चौहान ने थैला उठाते कहा। मेरे साथ आओ। 20 कदम पीछे जाकर वे दोनों इमारत में प्रवेश कर गए। प्रवेश दरवाजे के पल्ले गायब थे। लकड़ी की चौखट अवश्य लगी हुई थी। भीतर गंदगी थी। कबूतरों ने अपना ठिकाना बना रखा था। सीढ़ियों पर से जगह जगह प्लास्टर उधड़ा हुआ था। ईंटें जाक रही थी, कहीं घास भी उगी थी। दोनों सीढ़ियां चढ़ते दूसरी मंजिल की छत पर जा पहुंचे। वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। बोर्ड की पाइप छत में सीमेंट लगाकर फिट कर रखी थी। उन्होंने थैले नीचे रखे। चौराहे की तरफ वाली दीवार के पास पहुंचकर सामने देखा। चौराहा स्पष्ट दिखा। आते जाते वाहन स्पष्ट दिखे। इस चौराहे से अगले 2-3 घंटों में वो कार निकल सकती है जिसे उड़ाना है, देवराज चौहान ने कहा। वो चौराहे को ध्यान से देखता बोला। कार नहीं आई तो कल ये काम होगा। कल भी नहीं आई तो काम तो करना ही है। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि पैसे देकर तुमने मुझे खरीद नहीं लिया। तुम्हारे लिए अगले 3 दिनों तक मैं ये काम कर सकता हूँ। किसी वजह से 3 दिन में काम नहीं होता है तो तुम्हारे पैसे खत्म। समझ गया। उसके बाद वो आदमी थैलों में से 5 इंच व्यास की पाइप के टुकड़े निकालकर जोड़ने लगा। देवराज चौहान ने उसे काम करते देखा। ऐसा हथियार उसने पहले नहीं देखा था। कमिश्नर ने कहा था कि यह देसी रॉकेट लॉन्चर है और नए किस्म का है। इन लोगों ने स्वयं ही इसे बनाया है। 15 मिनट में उसने पाइपों को जोड़कर बीच में एक खाली जगह पर ट्रिगर जैसी हुक को फिट किया और पीछे की तरफ स्प्रिंगदार प्रेशर लगाया और स्प्रिंग का एक हिस्सा ट्रिगर के साथ फंसा दिया कि ट्रिगर दबाने पर झटके के साथ स्प्रिंग वहां से छूटेगा और पाइप में फंसा पिछला हिस्सा तेजी से पाइप में प्रवेश करेगा और भीतर पड़ा मिसाइल जैसे छोटे से बम को जबरदस्त प्रेशर के साथ बाहर धकेल देगा। फिर देवराज चौहान ने थैले में से उस 1.5 फीट की छोटी सी लंबी और नुकीली मिसाइल को बाहर निकलते देखा
और आगे से पाइप के खाली मुंह में डालकर भीतर कहीं फंसा दिया। वो 3 इंच व्यास की मोटाई में थी। फिर उसने उसे बाएं कंधे पर रखा, बाएं हाथ से उसे संभाला और सामने की दीवार पर पहुंचकर थोड़ा झुकते हुए उसका अगला हिस्सा दीवार पर रखा और दायां हाथ ट्रिगर पर पहुंच गया। कई पलों तक वो चौराहे को देखता रहा, फिर पीछे हटकर अपने हथियार को कंधे से उतारकर नीचे रखता बोला, वो कार कब आएगी? कब? देवराज चौहान ने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह मारी। 8:45 बजे थे। 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। बता देना। वो छत पर छाया में एक तरफ बैठता कह उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम। उसने देवराज चौहान को देखा। क्या तुम मुझे बताओगे कि उस कार में मरने वाला कौन होगा? नहीं बताऊंगा। तो मेरा नाम भी मत पूछो। मुझे नोटों से मतलब है, तुम्हें काम से मतलब है, उसने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वक्त बीतने लगा। 9:30 बजे सलीम खान का फोन आया। अभी अभी हाजी खान कार पर निकला है, साथ में आगे पीछे 2 कारें हैं, सलीम खान ने बताया। देवराज चौहान के होठ बीच गए। इस समय देवेनगर के निकलने का मतलब था कि आज भी वो संसद भवन ही जा रहा है। मुझे बताते रहो कि वो किस किस रास्ते से निकल रहा है। फोन खुला रखो, देवराज चौहान ने कहा। छाया में बैठा वो आदमी देवराज चौहान को देखने लगा। तुम तैयार हो जाओ, देवराज चौहान ने उससे कहा। अगले आधे घंटे में तुम्हें शायद काम करने का मौका मिल जाए। सलीम खान की आवाज़ कानों में पड़ी। ये बात तुम किससे कह रहे हो? तुम उस पर ध्यान दो। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। वो आदमी उठकर छत पर टहलने लगा था। देवराज चौहान सलीम खान के संपर्क में रहा। सलीम खान देवराज चौहान को बताता जा रहा था कि आगे वाली कार किस किस रास्ते से आगे बढ़ रही है। अगले 10 मिनट में देवराज चौहान को यकीन हो गया कि देवेनगर आज भी संसद जा रहा है और इसी मलखान चौराहे से निकलेगा, जैसा कि पिछले 3 दिनों से निकलता रहा है। स्पष्ट था कि वो अगले 25 मिनट तक इस चौराहे पर पहुंच जाएगा। एकाएक वो आदमी ठिठका और देवराज चौहान से बोला, कितना वक्त लगेगा शिकार के आने में? 25 मिनट। जब पहुंचने में 5 मिनट रह जाए तो मुझे बताना। तुम्हारा निशाना नहीं चूकना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। इसी बात के तो पैसे ले रहा हूँ। उसी पल सलीम खान की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम क्या करने जा रही हो? अपने काम पर ध्यान। तुम निशाने की बात कर रहे हो, मैंने फ़ोन पर सुना। क्या देवेनगर पर हमला होने जा रहा है? हाँ, देवराज चौहान ने कहा। ओह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा। कम से कम मुझे बता तो देते कि तुम क्या करने वाले हो। हमला कहाँ होगा? क्यों पूछ रहे हो? मैं उन कारों के पीछे हूँ। हमले में मुझे भी खतरा हो सकता है। मुझे इस बात का ध्यान है। तुम्हें वक्त रहते बता दूंगा। कैसे होगा हमला? सवाल मत पूछो, मुझे देवेनगर की कार की खबर देते रहो। तभी उस व्यक्ति ने देवराज चौहान से पूछा, देवेनगर, ये नाम तो हिंदुस्तानी लगता है। हाँ, तो मैं जिसे मारने वाला हूँ वो हिंदुस्तानी है। हाँ, फिर तो अच्छी बात है। हिंदुस्तानी को मारकर मुझे खुशी होती है। पहले भी एक हिंदुस्तानी को मार चुका हूँ। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। फिर वो वक्त भी आया जिसका देवराज चौहान को इंतजार था। कार अब मलखान चौराहे की तरफ बढ़ रही है। सलीम खान की आवाज़ आई। कितनी देर में वो कार मलखान चौराहे पर होगी? शायद 5 मिनट। देवेनगर की कार का रंग क्या है? सफ़ेद। उन कारों के मलखान चौराहे तक पहुंचने पर तुम फासला बना लेना उनसे। इसका मतलब मलखान चौराहे पर हमला होगा। हाँ। क्या तुम अपने लोगों से ये काम ले रहे हो? नहीं। ओ, तो तुमने वो 5 लाख हमलावरों को दिए हैं। किराए के लोग तुमने कहाँ से इकट्ठे किए? ये वक्त सवाल का नहीं है। तुम मुझे सिर्फ कारों के बारे में रिपोर्ट दो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने छत पर टहलते उस व्यक्ति से कहा, तुम तैयार हो जाओ।
काम का वक्त आ गया है। वो व्यक्ति उसी पल आगे बढ़ा और अपना हथियार उठाकर कंधे पर रखा और दीवार के पास पहुंचकर उसका अगला हिस्सा इस तरह दीवार पर रखा कि उसमें से निकलने वाली गोली रूपी मिसाइल जब चले तो चौराहे के ठीक बीचों बीच जाकर लगे। वो खुद को सेट करने में व्यस्त रहा। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा तो उससे पूछा, कार का रंग क्या है? सफ़ेद। किस तरफ से आएगी कार? उस तरफ से। देवराज चौहान ने हाथ के इशारे से बताया। कितनी देर बाकी है? शायद 2 मिनट। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सही निशाना लेना। मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में। उस आदमी का मरना बहुत ज़रूरी है। ये पता लगने पर कि वो हिंदुस्तानी है, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, वो विश्वास भरे स्वर में बोला। तभी सलीम खान का स्वर फोन द्वारा कानों में पड़ा। आगे वाली कारें मलखान चौराहे पर पहुंचने जा रही है, तुम उनसे थोड़ा पीछे रहो। ठीक है। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और उस आदमी से कहा, तैयार हो जाओ, वो कार आ पहुंची है। वो आदमी तैयार था, कंधे पर हथियार को रखे, सिरा दीवार पर टिकाए। हथियार का एंगल चौराहे के ठीक बीचों बीच रखा हुआ था। उसकी उंगली उस मोटे से ट्रैकर पर पहुंच चुकी थी जहां खड़े देवराज चौहान की नज़र चौराहे की उस सड़क पर थी जहां से उन कारों ने आना था।